अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से स्टडीज़ अपनी जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 लेक्चर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करवाए थे। आज इसकी मजीद कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 4 जो हमने आज डिस्कस करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके अंदर एक से ज्यादा जो है वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। ये भी हम कह सकते हैं कि वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी वजह याद रखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म more than one bonds, ठीक है, due to involvement of S यानी 4s and 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखा ही गया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके पास जो एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल है, इनमें एनर्जी डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। एनर्जी डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होता है 4s और 3d के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी होती हैं, उनमें ये 4s और 3d ऑर्बिटल्स जो हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बनाने की जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर जो है वो आपको +1 भी मिलता है और इसी तरह कॉपर जो है +2 भी मिलता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास लेट्स सपोज आयरन है, आयरन +2 भी मिल रहा है, +3 भी मिल रहा है। ठीक है, फेरस सल्फेट में +2 होता है, फेरिक क्लोराइड में +3 होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में +1 होता है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो है या क्यूप्रिक ऑक्साइड में +2 होता है। इसी तरह मैग्नीज है, मैग्नीज की ऑक्सीजन बहुत सारी देखी गई हैं, ये +2 से लेकर +7 तक डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट पर जाता है। +2 है, +4 है, +5 है, +7 है, डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आपको ये इसमें नजर आती है मैग्नीज के अंदर। इसी तरह और दूसरे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करते हैं और डिफरेंट बॉन्ड्स बनाने की सलाहियतें रखते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये भी हमने देखा गया कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें कैटलिस्ट बनने की सलाहियत, यानी ये कैटलिस्ट बनने की एबिलिटी मौजूद थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स can used as a catalyst। ठीक है, catalyst, ठीक है, because they can form some intermediate compounds with reactants which further convert into final product। ठीक है, यानी ये बात देखी गई कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कुछ इंटरमीडिएट के होंगे, जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी रिएक्शन में इनको डालते हैं तो ये उस रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होने के बाद जो है वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अच्छा, पहली बात तो याद रखिएगा कैटलिस्ट होते ही क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर डिस्कशन हमारी रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दोस कंपाउंड व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी में तब्दीली लाएं और
रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, है ना। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। एंड विदाउट बीइंग कंज्यूम, है ना, विदाउट यूजिंग, यानी कैटलिस्ट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, बस ये क्या करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को कम या ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप कैटलिस्ट को यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये उस रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड की अपनी एक अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। उस प्रोडक्ट उस सब्सटेंस को बनाने के लिए एक अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो देखा गया कि अमूमन इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। जब कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होगा और बहुत तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज एक जनरल एग्जांपल हम फर्स्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट करते हैं हमारे पास जो है रिएक्शन है और जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूट रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है वो टूटकर जो है वो H2O और ऑक्सीजन गैस जनरेट कर रहा है। लेट्स सपोज ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की जो है इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो फर्स्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मली रिएक्शन जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस पाथ को कवर करेगा। लेकिन जब आपने इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला, ठीक है, ये जैसे आपने MnO2 डाला, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला, है ना, आफ्टर यूज ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो था वो तेज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो थी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, रिएक्शन को प्रोसीड होने में टाइम लगता था। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपने क्या कर दी, कम कर दी। तो आफ्टर यूज ऑफ MnO2 फास्ट रिएक्शन, जैसे ही आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज किया, ये रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी से प्रोसीड होने लगा। तो नोट हमने क्या किया कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, MnO2 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, Cr2O3 एक क्रोमिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके पास निकल कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम कैटलिस्ट के तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स भी और उनके कंपाउंड, जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 बहुत यूज होता है, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया है। इसी तरह और दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट तो चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, ये इनकी एक खास यूनिक प्रॉपर्टी दिखी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है, पेचीदा जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अब पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उन कंपाउंड के अंदर एट अ टाइम आयनिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, यानी तीनों टाइप की बॉन्डिंग आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नेचर आ जाती है मॉलिक्यूल की, और उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म सम स्पेशल टाइप्स ऑफ compounds called complex compounds. See, जैसे for example K4FeCN6। अब ये कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये इसका नाम है, ठीक है। नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो अब इस कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मौजूद है, और ये कंपाउंड एक कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, यानी पोटेशियम और इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और फिर साइनो ग्रुप और आयरन के दरमियान जो वो कोऑर्डिनेट लिंकेज है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली
याद रखिएगा तीन चीजें होती हैं, एक आपका जो है वो नॉन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है, एक नॉन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो है वो एक चीज होती है मेटल, और दूसरा जो है आपके पास क्या है, लिगेंड है। यदि अगर मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लिगेंड, और तीसरा कोई कैटाइन या एनाइन, कोई भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक लिगेंड होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, और एक आपका कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होगा। तो ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, और कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, राइट। Okay, students, the last property which is most important, not the least, not the least, अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है, सेंटेंस यूज किया जाता है कि लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। ऑब्वियसली ये लास्ट नहीं है, लीस्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और लास्ट तो है लेकिन लीस्ट नहीं है। अब इसकी वजह ये है कि ये इसका सवाल अलग से इम्तिहान में आया था, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी है कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, colored compound formation, colored compounds formation, colored compound formation क्या होती है? देखिए colored compound formation जो है वो ये होती है कि देखा गया कि transition elements can form colored compounds, transition elements can form colored compounds, COLO UR भी होता है और COLO और भी होता है, कोई फर्क नहीं, दोनों जो है वो यूज किए जाते हैं। तो 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या सिलसिला है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको जो डिटेल इसकी जो आती है वो हमारे पास जो है वो एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, जिसे CFT कहा जाता है, ठीक है। अब CFT क्या कहती है? CFT कहती है, यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्डिंग्स तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहते हैं। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि आपके पास जो d ऑर्बिटल है, ठीक है, उस d ऑर्बिटल के अंदर जो आपके पास डिफरेंट जो है वो आपके पास d जनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं d1 d2 d3 d4 भी कह सकते हैं, ठीक है, d1 d2 d3 d4 d5, ठीक है, ये कहते हैं जी। अच्छा, इसको जो है वो हम कुछ और भी नाम देते हैं, इसको हम dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहा है, ठीक है, लेकिन आसान लफ्जों में से d1 d2 d3 फ्रूट। अच्छा, अब याद रखिएगा कि फर्स्ट करते हैं, इसके अंदर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो लेट्स सपोज मौजूद है, ये कंडीशन आपके पास मौजूद है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ओके। अब कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि कोई लिगेंड, लिगेंड कौन होता है? लिगेंड या लाइगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। हम इंशाल्लाह अभी जो हमारे आगे वाले टॉपिक्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल है, तो जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, ऑर्बिटल इससे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड की मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर आ जाता है, ठीक है। लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये टूट जाता है, दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, दो इसके पार्ट्स बन जाते हैं,
ठीक है बेटा, एक कहलाता है T2G ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं T2G, ठीक है, जो कि लो एनर्जी लेवल का होता है, ठीक है, T2G जो कि लो एनर्जी लेवल का होता है, और दूसरा EG, ठीक है, ये कहलाता है EG, ओके। तो T2G और EG, इसमें दोनों और जो d ऑर्बिटल्स के 5 d जनरल ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज कुछ ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, लेट्स सपोज फर्स्ट करते हैं कि ये कोई एलिमेंट है। अब कहते हैं कि जब ये तो स्प्लिटिंग हो गई, साइंटिस्ट ने ये भी बात मालूम की कि T2G और EG के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम एनर्जी डिफरेंस कहते हैं डेल्टा नॉट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, वो लाइट रेज जो हमारे पास हैं, विब यॉर हैं, वो किसी ना किसी एक से मैच जरूर करती है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो विब यॉर है, विब यॉर, जो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास लाइट रेज हैं, ठीक है, लाइट रेज हैं जो कि इस पर पड़ती है। जैसी से पड़ी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर ये जब इसने क्या किया, किसी एक लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लिया, एक लाइट रे को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके T2G से EG में जंप लगा दिया। तो जब T2G से EG में जंप लगाया तो इस लाइट रे का एक कॉम्पोनेंट खत्म हो गया, ये सारी मिक्स थी, तो ये व्हाइट लाइट थी, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, जैसे कॉपर +2 की अगर बात करें, क्यों प्लस आयन की अगर बात करें, तो कॉपर जो है वो रेड लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कॉपर +2 जो है वो उसका जो T2 का इलेक्ट्रॉन है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट है, वापस जो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी कह सकते हैं, उसके अंदर ये कॉम्पोनेंट गायब है, ठीक है, ये कॉम्पोनेंट, रेड कॉम्पोनेंट क्या है, गायब है, रेड कॉम्पोनेंट मिसिंग है। तो देखा गया कि जो ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है वो अपना कलर ब्लू करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट जो है वो उसमें से लॉस हो चुका है, उसका एक कंपोनेंट जो मिस हो चुका है, ठीक है। लाइट रेज जो कि 7 कलर्स पर मुश्तमिल है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट रेज हैं, उनमें से रेड लाइट को इसने अब्सॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने, और जब करके T2G से EG में चला गया, ठीक है। तो लाइट तो वापस आएगी ना, लाइट तो ट्रांसमिट होगी, तो जो लाइट वापस आ रही है उसका चूंकि एक वेवलेंथ उसकी मिस हो चुकी है, एक वेवलेंथ जो है उसमें कम हो चुकी है, ठीक है। तो जो वापस आने वाली लाइट रे होती है वो अपना कलर शो करती है ब्लू कलर। जैसे कॉपर सल्फेट अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट में आपने देखा है, कॉपर सल्फेट में कलर जो हमें कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखता है, इसलिए आप कहते हैं भाई ये ब्लू विट्रॉल है, ठीक है, ब्लू विट्रॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी जो ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है वो ब्लू कलर की आ रही है। इसी तरह आपके पास फेरस सल्फेट है, FeSO4, ये ग्रीन कलर का होता है, आपने पढ़ा होगा है ना, ये ग्रीन कलर का मौजूद होता है क्योंकि इसमें आयरन जो है वो किसी एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो ग्रीन कलर की होती है। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट, अभी एग्जांपल हम दे रहे थे, ये पर्पल कलर का होता है। इसी तरह कोबाल्ट क्लोराइड पिंक कलर का होता है, ठीक है। निकल सल्फेट जो है वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। तो एक ये बड़ी खास बात देखी गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं ये बड़े जबरदस्त खूबसूरत टाइप के कलर कंपाउंड बनाते हैं, और उसकी वजह इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट कर रहा है T2G ऑर्बिटल से EG में, तो वो किसी एक कंपोनेंट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी जो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है वो किसी ना किसी एक कलर को क्या कर देती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, और जिस कलर को एक्सप्रेस करती हैं वैसे ही हमें कंपाउंड दिखाई देना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कलर कंपाउंड के फॉर्मेशन के नाम से था, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी हमने जो है तकरीबन कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद जो इसके टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप के वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस हो रही हो तो उसको फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर स्टूडेंट्स।